ओके, लास्ट सेक्शन में स्क्वायर रूट का तज़किरा हुआ था और उसके अंदर हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ा था, चूँकि हम उसे एक्सपेरेंट के अंदर लिख रहे थे। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर उसका कोई एक बिल्ट इन फंक्शन हो, यानी कि जैसे हमने पावर के लिए कोई एक सिंबल या कमांड बनाई है, इस तरह स्क्वायर रूट के लिए भी अगर हमें कमांड यूज़ करनी पड़े तो फिर हमें ब्रैकेट्स का जो पावर हम लिखते हैं उसका इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। और ये ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, और अगर आपने C++ पढ़ी है तो उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। तो चले मैटलैब को भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मैटलैब में भी ये सारी कमांड्स ज़रूर होंगी। तो हेल्प में जाकर आप स्क्वायर लिखें और साथ ही आपके पास नीचे मल्टीपल सजेशंस आ जाएंगी। और हमने चूँकि डिसाइड किया हुआ कि हमने मैटलैब टूल बॉक्स को देखना है, बाकी टूल बॉक्सेस को नहीं देखना, तो ये सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है स्क्वायर रूट का। बाकी इसके अलावा नीचे मैजिक स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके इस्तेमाल के लिहाज से आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए जो है सिंपल स्क्वायर रूट ही चाहिए। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द हेल्प सेक्शन। तो उसने बताया इसका सिंटैक्स क्या है, SQRT, सिंपल इज़ दिस, और आगे आप वैल्यू लिखते हैं। ओके फाइन, तो दिस इज़ आवर बिल्ट इन फंक्शन। तो चलते हैं, इस स्क्वायर रूट को अप्लाई करते हैं। मैं इधर लिखूँगा SQRT ब्रैकेट, चूँकि बिल्ट इन फंक्शन जितने भी होते हैं उनके आगे ब्रैकेट लगानी पड़ती है, और उसके अंदर जो भी जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे लेट्स से 9, सिंपल वन 3। अब स्क्वायर रूट के अंदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्रैकेट में आपने एक वैल्यू ही लिखनी है, आप इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे 9 + 2 × 7 एंड -5। अब जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हमने पीछे भी प्रेसिडेंस ऑर्डर के लिहाज से एग्जांपल्स डिफरेंट किए, वो सारी की सारी इसमें सेम एज इट इज़ पुट की जा सकती हैं, चूँकि इन तमाम ऑपरेशंस का आंसर कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और हर न्यूमेरिक वैल्यू का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ दिस। मज़ीद चलें, एक रेशो लिख लेते हैं, SQRT स्क्वायर रूट एंड 9/4। द आंसर इज़ 1.5। चूँकि आंसर इसका वैसे अगर हम देखते हैं तो 3/2 बनता है, तो इसका न्यूमेरिक आंसर इज़ 1.5। अब स्क्वायर रूट है, तो व्हाट इफ़ के अगर हमें क्यूब रूट चाहिए हो या फोर्थ रूट चाहिए हो, देन हर ज़रूरी तो नहीं कि हर एग्जांपल में सिर्फ स्क्वायर रूट यूज़ हो। तो अगर हम 1/2 की बजाय, पावर 1/2 की बजाय 1/3, 1/4 यूज़ करना चाहें, देन क्या होगा? तो उसके लिए हम कमांड लिख लेते हैं क्यूब रूट एंड लेट्स सी क्या आता है। तो सबसे पहली चीज़, रियल nth रूट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि आप जो है किसी भी नंबर तक का रूट ले सकते हैं, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये तो पढ़ने वाली चीज़ है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इट इज़ nth रूट, रियल nth रूट ऑफ रियल नंबर्स। तो उसका सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स है nth रूट ब्रैकेट जिस वैल्यू का आपने फाइंड आउट करना है, कॉमा जिस नंबर तक फाइंड आउट करना है। जैसे हमें क्यूब रूट चाहिए तो वी विल यूज़ 3, अगर हमें फोर्थ रूट चाहिए होगा तो हम 4 यूज़ कर लेंगे, 5 चाहिए होगा तो हम 5 यूज़ कर लेंगे। और नीचे उन्होंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर देखें, फाइंड द रियल क्यूब रूट ऑफ -27। तो nth रूट -27, 3, तो आंसर विल बी -3। साथ उन्होंने बताया है कि आप जो कंपैरिजन के लिए इसको इधर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो उसका जो आंसर है इट इज़ 1.5 + 2.5 आयोटा। रिजल्ट इज़ अ कम्प्लेक्स क्यूब रूट। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चल गया कि जो nth रूट है वो आपको हमेशा रियल रूट देगा, जबकि जो दूसरा हम पावर वाला यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको कम्प्लेक्स आंसर्स भी मिल सकते हैं। तो इट इज़ बेस्ट, क्योंकि हमारा जो हम जितनी भी प्रॉब्लम होती है हमारी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, उनमें ज़्यादातर हमें रियल रूट्स ही चाहिए होते हैं। तो इसलिए इट इज़ बेस्ट कि हम nth रूट को यूज़ करें, या स्क्वायर रूट जो कमांड है, बिल्ट इन कमांड, उनको यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग पावर 1/2 एंड पावर 1/3। तो देर आर 2 डिफरेंसेस। एक तो ये हो गया कि हमें रियल रूट्स मिलते हैं, सेकंड ये है कि हमें पावर की गलती जो हमें ब्रैकेट्स वगैरह लगानी पड़ती हैं उससे भी हमारा फ़ायदा हो जाता है, वो गलती नहीं होती। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द सेवरल रियल रूट्स ऑफ स्केलर्स। आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं, तो ये आपको नीचे आंसर दे देगा कि आपने एक ही टाइम पे -8 का आंसर 5 भी फाइंड आउट करना है, 3 भी, -1 भी,
तो आपको इंस्टेड कि आप उसे 3 दफ़ा लिखें अलग-अलग, आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। बहरहाल इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, ये जाके जैसे जैसे हम आगे रोज़ को पढ़ेंगे तब ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो चलें एक हम nth रूट को यूज़ कर लेते हैं। nth रूट ब्रैकेट लेट्स से 8 कॉमा, और जैसे जैसे आप लिख रहे हैं देखें नीचे उसका सेंटेक्स भी आ रहा है कि आपने x पहले लिखना है, फिर जितना रूट निकालना है वो लिख लें, और अगर आपको गलती लिख रही है तो आप मोर हेल्प पे जा सकते हैं। सो द आंसर इज़ 2। ओके, ये तो बात थी स्क्वायर रूट्स एंड nth रूट्स की। दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस, यानी इसकी हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती। जिस तरह कैलकुलेटर में हमारे पास कमांड मौजूद हैं, इस तरह मैटलैब में हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी है बिल्ट इन फंक्शंस की। मैं चंद देखिए एग्जांपल्स यहाँ पर लिखता हूँ जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर यूज़ होता है लॉग वगैरह, लॉगरिथम वगैरह, तो दैट इज़ उसकी कमांड है लॉग, आगे जिस नंबर का भी लॉग लेना है, वर्ड से एग्जांपल 10 एंड द आंसर इज़ 2.3026। अब लॉग भी दो तरह के होते हैं, द वन इज़ विद नेचुरल बेस एंड द सेकेंड इज़ विद बेस 10। तो ये जो LOG लिखा गया है ये बेस E वाला है, नेचुरल लॉग है। और अगर आपको बेस 10 वाला लॉग चाहिए तो लॉग 10 फिर आपको लिखना पड़ेगा, जिसका आंसर 1 आएगा। तो चूँकि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें नेचुरल लॉग ही यूज़ होता है, इसलिए इसकी कमांड हमने लॉग लिखी हुई है मैटलैब ने। और कभी आपको बेस 10 वाला यूज़ करना पड़ जाए तो फिर आपको साथ 10 लिखना पड़ेगा, ये उसका सेंटेक्स है। और ज़्यादातर जो गलती होती है वो यही होती है कि हमने बेस 10 वाला लॉग लिखना होता है और हम नेचुरल लॉग लिखते थे, इसलिए इस बात का आपने नेक्स्ट आगे ध्यान रखना है। सिमिलरली हम ई की पावर भी यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट, तो उसके लिए EXP यूज़ होगा, और आगे जो भी वैल्यू आप 4.5 वट एवर जो लिख लें आपको आंसर मिल जाए। आप मज़ीद ये कि आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप इधर लिखें एक्सपोनेंट तो ये आपके पास मैटलैब का फंक्शन आ जाएगा। क्योंकि अब मुझे तो कमांड्स पता है और हम बार बार कमांड को सर्च करें और फिर आपको बताएं, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अगर आपको मज़ीद इसमें डिटेल्स चाहिए तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ फैक्टोरियल वन। तो फैक्टोरियल के लिए इसका पूरा वर्ड यूज़ होता है फैक्टोरियल, एंड जो भी आपको फैक्टोरियल चाहिए सिर्फ 5 का फैक्टोरियल चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि उसका आंसर 120 होता है, तो ये भी यूज़ होता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शंस की तरफ चलते हैं, विच आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं और मैथमेटिक्स के लिए भी। तो इसमें सबसे पहले एलिमेंट्री लेवल पे जो चीज़ आती है वो होती है डिग्री और रेडियन में कन्वर्जेंस। डिग्री और रेडियन दोनों ही एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट थिंग इज पहले हम डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं, तो उसके लिए कमांड है डिग्री 2 रेडियन है, तो 2 जो है वो डिजिट वाला यूज़ होगा, एंड देन RAD एंड देन ब्रैकेट्स। क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन जो है उसकी इनपुट हमेशा ब्रैकेट्स में होती है। इधर आप जो मर्जी वैल्यू लिख लें, फॉर एग्जांपल 90, इस डिग्री विल बी 1.5708। सिमिलरली आप रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट विल बी रेडियन टू डिग्री। अब रेडियंस की वैल्यूज आमतौर पर जो हम एलिमेंट्री लेवल पे बुक पे पढ़ते हैं, दीज आर लाइक π/2, π/4 एंड π/7। तो मैटलैब में पाई की वैल्यू के लिए स्पेसिफिक जो वर्ड है वो लिखा गया हुआ है, दैट इज़ पाई। के इंस्टेड हम पाई की तमाम वैल्यू लिखें, बैक एंड पे बाय डिफ़ॉल्ट अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस इसकी वैल्यू पहले से ही स्टोर की गई है। तो 15 बाय से हम 2 लिख लेते हैं, जिसका आंसर हमें पता है कि इसका आंसर 90 आएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू भी बता देता हूँ, दैट इज़ 3.1416। चूँकि हमारा फॉर्मेट अभी शॉर्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। अगर आप इसे फॉर्मेट लॉन्ग करेंगे एंड देन पाई की वैल्यू इट विल बी अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस। ओके जी, कन्वर्जन्स आपने सीख ली। इन कन्वर्जन्स के अंदर चूँकि बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो जैसे हमने पहले देखा कि बिल्ट इन फंक्शन के अंदर सिर्फ हम इनपुट नहीं, इसके अंदर हम कुछ एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे यहाँ पर इसके अंदर मैं दूसरा बिल्ट इन फंक्शन भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं लिख लेता हूँ डिग्री 2 रेडियन एंड 90। अब ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो इनपुट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, एंड देन उसको दोबारा कन्वर्ट कर देगा, तो हमारे पास आंसर दोबारा 90 आ जाएगा। अब चलते हैं जो साइन, कॉस और टैन की तरफ। तो
जिस तरह मैथ के अंदर हम लिखते हैं साइन एक्स, इस तरह हम मैटलैब में भी लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। जस्ट यहाँ पर क्या है कि हमें जो x है उसकी जगह पर कोई ना कोई वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो लेट्स से साइन 90, चूँकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन मैटलैब इसका आंसर डिफरेंट आएगा। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि मैटलैब जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। हमारी आजकल की जो जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं या मैथमेटिक्स की एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जो बेसिक यूनिट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो दैट इज़ रेडियन नॉट डिग्री। तो ये जो साइन कमांड है साइन 90, इसमें जो इनपुट 90 जा रही है एज ए रेडियन जा रही है, ना कि डिग्री। और अगर आपने डिग्री के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए भी मैटलैब में कमांड मौजूद है, लेकिन उसके लिए हमें पहले डी लगाना पड़ेगा। अब हम साइन 90 लिखते हैं, इस आंसर 1। और अगर हम सिंपल साइन लिख रहे हैं तो फिर हमें रेडियंस में लिखना पड़ेगा, दैट विल बी पाई बाय 2, तब इसका आंसर 1 आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर हमेशा जो एक कॉमन मिस्टेक होती है दैट इज़ कि हमने उसे डिग्री के लिहाज से लिखना होता है, या क्वेश्चन में डिग्री के लिहाज से पूछा जाता है और हम उसे सिंपल कमांड लिखते हैं साइन, जो कि रेडियन के लिहाज से। अब एग्जीक्यूट तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि आंसर हमारे लिहाज से गलत आ रहा है। तो इस किस्म के एरर का पता भी नहीं चलता, ये आपने खुद ही रीचेक करना है। होपफुली चूँकि हमने जो प्रॉब्लम्स करनी है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड या जो एडवांस लेवल की उन्हीं को करना है, तो इसलिए उनमें रेडियंस ही यूज़ होगा। और अगर डिग्री होगा तो उसके ऊपर डिग्री का यूनिट लिखा होगा। तो इट्स अप टू यू, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बाकी हम लिख लेते हैं cos, दैट इज़ पाई बाय 4, तो 0.07 एंड अप टू सो ऑन। चलिए हम अभी फॉर्मेट शॉर्ट से ही काम चलाते हैं, तो मैं फॉर्मेट शॉर्ट लिख देता हूँ। एक और बात भी है कि अगर आप रेडियंस लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने पाई की फॉर्म में लिखना है। एक जनरल नोटेशन होती है जो कि एलिमेंट्री लेवल में हमें पाई के लिहाज से लिखा जाता है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 2.345। क्या है कि इनपुट एज ए रेडियन जा रही है, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी, क्योंकि पाई को भी अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, एट द एंड नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इनवर्सेस। हमने रेडियन के लिहाज से देख लिया, हमने डिग्री के लिहाज से ले लिया, इस तरह इन दोनों के लिहाज से इनवर्सेस भी हैं। तो मैटलैब में इनवर्स के लिए क्या किया जाता है कि शुरू में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी इनवर्स फाइंड आउट करना है, उससे पहले ए लगा दें, एंड देन साइन, एंड देन 1। अब ये जो आंसर है ये हमें रेडियंस के लिहाज से मिल रहा है, और अगर आपने इसी को डिग्रीज के लिहाज से देखना है तो फिर आप साथ डी लगाएंगे एट द एंड। तो दिस इज 90। अब जो जैसे तमाम बिल्ट इन फंक्शंस आपस में अलजेब्राइक फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी लिखे जा सकते हैं, जैसे साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। आप इनके ऊपर पावर्स अप्लाई कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। साइन पाई बाय 7 एंड देन होल पावर 2। अब यहाँ पर दो चीज़ें क्वेश्चन पैदा होते हैं। एक ये कि क्या मैटलैब पहले साइन को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन उसकी पावर लेगा, या फिर पहले पाई ओवर 7 की पावर 2 करेगा एंड देन उसके ऊपर साइन अप्लाई करेगा। तो हम दोनों लिहाज से करके देख लेते हैं, और देन फिर इसके पीछे जो लॉजिक है उसको देखेंगे। इसके गिर्द हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखें, मैंने जैसे ही एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाई है उसके ऊपर लाइन आना शुरू हो गई कि भाई इसका जो स्टार्टिंग है वो नहीं लगा हुआ, एंड दैट्स इट। दोनों का आंसर सेम आया। द बेसिक थिंग इज कि बेशक हमने प्रेसिडेंस ऑर्डर पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि ब्रैकेट्स पहले एग्जीक्यूट होती हैं और देन उसके बाद पावर एंड देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेकिन जब बिल्ट इन फंक्शंस आ जाते हैं तो मैटलैब सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। उसका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है वो सबसे स्टार्ट पे होता है, इसलिए सबसे पहले साइन पाई ओवर 7 एग्जीक्यूट होगा, वट एवर द आंसर विल बी, और उसकी पावर ले ली जाएगी। इस तरह जो है ये हमने खुद क्वेश्चन कर लिया हुआ कि भाई साइन पाई ओवर 7 ही पहले होना चाहिए, तो मैटलैब में बिल्ट इन पीछे वैसे भी हो रहा है। तो बेसिक लेवल पे अगर आपको जब कन्फ्यूजन हो जाए तो आप बेशक ब्रैकेट्स लगाएं, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे या जैसे जैसे प्रैक्टिस करके आपकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा होता जाएगा तो यू विल गेट इट के ओके फाइन, इस तरह भी लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर पावर है 2/3 तो फिर पावर के साथ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है।
ओके वी हैव इनवर्सेस एंड द लास्ट थिंग इज हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं सिंपल एच, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके आगे एच लगा दें एंड यू विल गेट द आंसर। और सिमिलरली इनका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो यू कैन गेट ए, चलें साइन हाइपरबोलिक लिख लेते हैं, तो यू विल गेट द आंसर। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं कि किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाकी स्केलर्स के साथ या बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन के साथ एज ए कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो दैट थिंग इज साइन 0.2 पाई ओवर कॉस पाई ओवर 6 प्लस tan 72 डिग्री। तो यहाँ पर रेडियन भी यूज़ हो रहा है, डिग्री भी यूज़ हो रहा है। तो इसका लिखते हैं सबसे पहले पुराने जो हमने रूल्स हैं, जो फार्मूलाज हमने सीखे हैं उनको नहीं भूलना कि सबसे पहले एक रेशो आ रही है और उसमें एडिशन हो रहा है। तो बेस्ट थिंग इज साइन 0.2 मल्टीप्लाई बाय पाई, बेशक उसके साथ पाई लिखा हुआ है लेकिन मैथ लैब में मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ती है, बेशक आप उसे किसी भी कांस्टेंट के साथ या वेरिएबल के साथ लिख लें, डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 6 एंड देन ये होल रेशो चूँकि सेम हो गई है इसके गिर्द एक कंप्लीट हो गई है, इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगा दें एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्लस tan degree 72 and you will get the answer. Now इसी तरह हमने एलिमेंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, लाइक कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैथलैब के ज़रिए अभी जैसे हम सीखने के मरहले में हैं तो हम उनकी एक वैलिडेशन कर लेते हैं कि आया ये रूल ठीक भी है कि नहीं। तो वैलिडेशन के लिए क्या होता है कि उसके अंदर हम कोई ना कोई इनपुट देते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं cos x स्क्वायर एंड लेट्स से x की वैल्यू है पाई ओवर 10। तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट क्या हो जाएगी पाई ओवर 10 ब्रैकेट। अब ये पाई ओवर 10 बार बार यूज़ होना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इंस्टेड कि मैं हर दफ़ा लिखूँ। नेक्स्ट इज माइनस साइन पाई ओवर 10 और जो ये cos स्क्वायर था और साइन स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा लेते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा देन उसका स्क्वायर एंड आंसर। तो इसे 0.809, तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन, हमने पाई ओवर 10 की वैल्यू कॉपी की थी तो मैंने कंट्रोल पेस्ट कर दिया एंड ये क्या हुआ, ये तो आंसर सेम नहीं है। द रीज़न इज इसके मैंने साइन के साथ स्क्वायर नहीं लगाया। तो अगर आप देखें तो दिस इज 0.8 एक एक्सप्रेशन भी होगा, एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी अब वेरीफाई कर लिया। इस तरह वेरिफिकेशन सिर्फ एक वैल्यू से नहीं होती, आप मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर इशू आ ये आ रहा है, एक्सप्रेशन वही है, जस्ट मैंने पाई ओवर 10 को चेंज करना है। तो यहाँ पर इंस्टेड कि मैं बार बार वैल्यूज लिखूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम एरेज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम खुद बहुत एक मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में फिक्स कर लेंगे और देन उसके बाद ये एक्सप्रेशन जस्ट विद इन अ वन लाइन हमारे पास इसके आंसर मल्टीपल आ बजाय कि हम बार बार इनपुट दें। यानी वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। एक आइडेंटिटी और कर लेते हैं, दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा। तो वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो एक उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेट्स से अल्फा की वैल्यू है हमारे पास पाई ओवर 8 एंड बीटा की वैल्यू है पाई ओवर 6। तो tan पाई बाय 8 प्लस बीटा पाई ओवर 6 और पाई की स्पेलिंग गलत हो गए तो वी हैव पी आई, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड द नेक्स्ट इज फार्मूला tan पाई बाय 8 प्लस tan पाई बाय 6 और चूंकि ये न्यूमिनेटर है तो इसके ये देखो और ब्रैकेट लगाएंगे ताकि पूरे का पूरा जो न्यूमिनेटर है वो अलहदा हो जाए। एंड देन नाउ फॉर डिनोमिनेटर
दैट इज, अब इसमें भी दो एक्सप्रेशन है, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो वी हैव टू पुट ब्रैकेट, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाए तो फिर आपने डिनोमिनेटर के लिए ब्रैकेट लगानी, ये रूल हमने लिखा हुआ है, इसको हमने फॉलो करना है। तो 1 माइनस tan अल्फा इज पाई बाय 8 एंड tan, अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाना था, tan बीटा दैट इज पाई बाय 6 एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ये एरर आया है, तो इस एरर को देखते हैं सबसे पहले कि इट इज़ अ रेड लाइन और यहाँ पर हमें कुछ एरर दिखा हुआ है, किस चीज़ का इंडिकेट कर रहा है, लेट्स सी। इनवैलिड एक्सप्रेशन, यानी कि सेंटेक्स में हमारी कोई प्रॉब्लम हो गई है। ज़्यादातर सेंटेक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती है कि ब्रैकेट्स जो हैं वो मिसमैच होती हैं, यानी कि बराबर हम एक हो सकता है कि हमने एक ब्रैकेट लगाई हुई है और उसको क्लोज करना भूल गए। तो यहाँ लिखा व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन और इंडेक्सिंग अ वेरिएबल, दिस इज द नेक्स्ट थिंग, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये काम कर रहे हैं। यूज पैरेंथेसिस, ओके जी, हमने तो पैरेंथेसिस यूज किए हैं। अदरवाइज चेक फॉर द मिसमैच्ड डेलिमिटर्स, यानी कि जो मिसमैच पैरेंथेसिस हैं उनको चेक कर लें। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में। तो अगर आप यहाँ पर देखें tan पाई बाय 6 इसकी ब्रैकेट लगी है, tan पाई बाय 8 ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन जो डिनोमिनेटर की ब्रैकेट थी वो हम क्लोज करना भूल गए। और आप नीचे देखें, डिड यू मीन, मैटलैब आपको सोल्यूशन दे रहे कि भाई ओके फाइन, आप इधर एक ब्रैकेट भूल गए थे, वो वाली ब्रैकेट इधर आनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज, ये तो चलो ये हमारा आंसर आ गया, और अगर आप देखें दोनों सेम आ रहे हैं। अगर मैं जानबूझ के भूल जाता हूँ और अगर आपने चेक करना है कि जी ब्रैकेट्स सारी बराबर लगी हैं कि नहीं, द बेस्ट थिंग इज आप राइट लेफ्ट जो कीज़ हैं कीबोर्ड पे एरो कीज, उनसे आप चेक कर सकते हैं। देखें एक ब्रैकेट के ऊपर मैं आया हूँ तो उसने इसकी पेयरिंग बता दी, इसके ऊपर आया तो देखें नीचे अंडरस्कोर दोनों आ गए हैं, अंडरलाइंस आ गई हैं। लेकिन जब मैं इस पे आ रहा हूँ तो इस पे जो अंडरलाइन थी या जो अंडरस्कोर था दैट इज अब ये समझो से कैंसलेशन वाले स्टाइल में आ रहा है, दैट मीन इसके ब्रैकेट का पेयर नहीं है। इस तरह आप आगे पीछे जाएं, दिस इज अ ब्रैकेट, दिस इज अ ब्रैकेट, वो सारी अंडरलाइंस में आ रही। तो जो अपर लाइन में आ जाए लाइन, इसका मतलब है कि ये मिसमैच है, इसकी हमने पेयरिंग नहीं की हुई। तो आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। सो ये सब थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन, दैट इज़ राउंडिंग ऑफ। ज़्यादातर जो है मैथमेटिक्स में हम राउंड ऑफ करते हैं, उसके भी डिफरेंट हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं। सबसे पहले हम सिंपल वन जो यूज़ होता है दैट इज़ राउंड, कोई भी वैल्यू लिख लें 6.456 एंड द आंसर इज 6। तो ये जो राउंड कमांड है ये करती है, ये हमें नियरेस्ट इंटीजर के पास जाकर इसके राउंड ऑफ कर देती है। जैसे 6.4 के बाद जो नियरेस्ट इंटीजर था दैट वाज 6। अब इसी तरह हम पर देखते हैं 6.567, इसका क्या आंसर आता है। तो ये क्या करेगा, दैट वाज राउंड नॉट राउंड ROUND, तो आंसर हमारे पास आ गया 7। यानी कि अगर आपके पास 6.5 से या उससे ग्रेटर होगा तो द आंसर विल बी 7, 6.5 से स्मॉलर होगा तो आंसर विल बी 6। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये वैसे ही है जैसे आप एलिमेंट्री लेवल पे राउंड ऑफ करते हैं। ये चलें चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द 5 से आगे क्या सीन है। तो मैं सिंपल 6.5 लिखता हूँ, द आंसर इज 7। द अदर्स आर फिक्स, FIX फिक्स, एंड उसके अंदर भी हम 6.5 लिख लेते हैं ताकि इसके लिहाज से चेक हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये भी से 6 की तरफ ही राउंड ऑफ करेगा। अब इसमें और राउंड में फ़र्क क्या हो गया, राउंड जो है वो नियरेस्ट इंटीजर की तरफ फिक्सिंग करता है, जबकि फिक्स कमांड है ये 0 की तरफ आपको फिक्स करती है, यानी इसमें हमेशा 0 वर्ड जाना है। अगर मैं इधर नेगेटिव वैल्यू भी लगाऊंगा तो चूंकि -6.567 है, तो जब हम 0 की तरफ जाएंगे तो द क्लोजेस्ट इंटीजर विल बी -6, तो ये हमारे पास -6 आंसर आएगा। जबकि अगर आप राउंड करेंगे -6.567 देन आंसर विल बी -7, चूँकि
अराउंड जो है वो नियरेस्ट इंटीजर को देख रहा है, जबकि फिक्स जो कमांड है वो ये देख रही है कि 0 के पास कौन सा नियरेस्ट इंटीजर है 0 वाली साइड पे। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करके, बल्कि आई कैन शो यू। सो दिस इज आवर नंबर लाइन एंड दिस इज 0 और जो वैल्यू थी दैट वाज हियर -6.5। चलो मैं 6 जब फिक्स कमांड अप्लाई होगी तो वो हमेशा इस तरफ एरो देखिए 0 टुवर्ड 0 जो भी इंटीजर होगा दैट इज -6। जबकि राउंड कमांड जो है वो डेसिमल बेस देख रही है कि अच्छा जी 6.5 5 से ऊपर हो गया जी, तो इट शुड बी -7। और अगर इसमें पॉजिटिव था दैट वाज 6.567, तो राउंड जो है उसे वो नेक्स्ट 7 की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जो फिक्स कमांड है वो 0 टुवर्ड 0 की तरफ जाएगी एंड दैट विल बी 6। बाकी इनका इस्तेमाल किधर होना है ये इंशाल्लाह आप देखेंगे जहाँ पर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी आप इन चीज़ों को समझें जस्ट कि व्हाट इज़ अ राउंड, जो कि बेसिक आपको पता है, लेकिन ये न्यू चीज़ें आ रही हैं। और अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो देन आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये चीज़ें सारी बताई जाती हैं। तो नेक्स्ट इज़ अ फ्लोर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फ्लोर आमतौर पर यूज़ होता है फर्श के लिए। अगर आप किसी कमरे के अंदर बैठे हैं तो यानी जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी वो उसके स्मॉलर साइड पर जाएगा। तो जब हम फ्लोर के ऊपर लगाते हैं 6.567 तो इट्स आंसर विल बी 6। इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो द सिंपल थिंग इज़ कि ये जो है ये -इन्फिनिटी की तरफ राउंड ऑफ करता है हमेशा छोटी वैल्यूज़ की तरफ। तो से अगर आपके पास 6.5 है 6 तो जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो जो क्लोजेस्ट इंटीजर है दैट विल बी 6। और सिमिलरली अगर आप माइनस के पास जा रहे हैं तो -6.5 है, तो राउंड ऑफ करना है हमने नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो हमने जाना ही लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर फिर इसका आंसर क्या आएगा -7। तो हमेशा याद रखें फिक्स जो है इट ऑलवेज फिक्स हर टुवर्ड 0, चाहे वो पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। फ्लोट जो है हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लेफ्ट साइड पे जाएगा नंबर लाइन पे, और उस लिहाज से जो भी क्लोजेस्ट इंटीजर होगा वो उसको आंसर दे देगा, यानी कि छोटी वैल्यूज की तरफ जाएगा। अब इसका अपोजिट जो है इट इज सीलिंग। तो दिस इज CIL ब्रैकेट। अगेन हम देखते हैं 6.567, ये चले 6.12 कर लेते हैं, अगर छोटी वैल्यू भी होगी तो इट शुड गोज अपवर्ड। जैसे कि अगर आप किसी रूम के अंदर हैं तो सीलिंग क्या होती है, हमेशा ऊपर वाली मैक्सिमम बाउंड्री होती है ना उसकी। तो 6.12 इट आंसर है 6। तो ये बिल्कुल फ्लोर के अपोजिट है, ये हमेशा जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो चाहे आपकी वैल्यू है 6.1 ही, तो द क्लोजेस्ट इंटीजर जो कि बिगेस्ट है दैट इज 7। अगर आपने माइनस लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस है, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा -6, क्योंकि 0 इस वाली साइड पर। तो दिस इज इट। हम इंशाल्लाह ये फ्लोर और सीलिंग की या फिक्स की हम एक प्रॉब्लम भी करते हैं अभी, लेकिन एक चीज़ जो एक बस हमारा फंक्शन रह गया दैट इज़ अ रिमाइंडर फंक्शन। तो रिमाइंडर फंक्शन जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो इधर भी आप वो यूज़ कर सकते हैं रिमाइंडर। इसका जो फॉर्मेट है नीचे देखें अगर आप, तो नीचे लिखा आ रहा है रिमाइंडर A, B, यानी कि आपने पहले कोई वैल्यू लिखनी है जिसके लिहाज से जिसको आपने डिवाइड करना है, B जो होगा जिससे आपने डिवाइड करना है, जिससे आप डिवाइड करके जो भी आगे बचता है रिमाइंडर वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से 13, 5, 13 को 5 से डिवाइड करें, योर आंसर इज 3। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास रिमाइंडर अगर यूज़ करना आ जाए तो हम इसको ये कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द साइन ऑफ ए वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो SIGN साइन ऑफ फंक्शन लगाएं, जो भी आपने 6.5 करना है, तो ये बताएगा कि अगर तो जो वैल्यू हमारी है वो पॉजिटिव है तो इट विल बी 1, और अगर वो नेगेटिव है तो इस आंसर विल बी -1। तो
अब हम एक चलें प्रॉब्लम करते हैं कि ये जो राउंडिंग ऑफ है ये कैसे हम एक आम ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। तो एक बेसिक एलिमेंट्री लेवल की प्रॉब्लम, द क्वेश्चन इज़ दिस कि 4217 eggs have to be packed in a boxes। कोई हमारे पास कोई पोल्ट्री फार्म है जिसके ऊपर अंडों का कारोबार कर रहे हैं आप, एंड देन यू हैव टू पैक द एग्स। ओके जी, अब एग्स को पैक करना है तो जाहिर सी बात है देयर मस्ट बी सम बॉक्सेस या ट्रेज। हर बॉक्स की कोई कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1 बॉक्स कैन होल्ड 36 एग्स, यानी कि 3 डजन एग्स उसके अंदर आते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल एग्स। ठीक है, तो इसका सिंपल रूल क्या है कि आप उसको डिवाइड कर लें, है ना। लेकिन जब हम 4217 को डिवाइड करते हैं कि एक बॉक्स के अंदर कितने एग्स आते हैं 36, द आंसर इज 117.1389। अब बॉक्सेस कभी भी डेसिमल प्लेसेस में नहीं होते, ये तो एक इंटीजर वैल्यू, या तो 117 डब्बे होंगे या 118 होंगे। अब बेशक ये 138 बता रहा है कि नेक्स्ट जो है थोड़े बहुत एग्स बच गए जो कि फुली एक बॉक्स के अंदर पैक नहीं होते, मे बी सम 15 या 16 रह गए हों, लेकिन उसको पैक करना तो एटलीस्ट आपको एक पूरा बॉक्स तो चाहिए, आप बॉक्स को काट नहीं सकते। इसलिए जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हों तो इसके अंदर हमें एक बड़ी वैल्यू चाहिए ना, तो वी हैव टू यूज सीलिंग कि वट एवर द डेसिमल, चाहे एक अंडा भी बचता हो, उसको अगर आपने पैकिंग करनी है, कहीं पे भेजना है, तो आपने इसके लिए अलहदा नेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना ही करना है। तो इन दैट टर्म्स जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं वी हैव टू यूज सील। अब आप इसका चलें, टोटल नंबर ऑफ एग्स डिवाइडेड बाय एग्स इन ए वन ट्रे, द आंसर इज 118। तो जो हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए दैट इज 118। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मजीद आगे लेकर चलते हैं। If we want to calculate how many eggs will remain unpacked if every box that is to be used has to be full। और जो कह रहा है जी बैग्स की बचत करनी है, आप अंडे ही उतने पैक करो जितने टोटल के टोटल पूरे बैग्स में आते हैं। तो हमने ये अब कैलकुलेट करना है कि कितने जो हैं वो रिमेनिंग बच जाएंगे, और कंडीशन क्या है हमारी कि हमने जो बॉक्स है वो फुली यूटिलाइज करना है, नहीं तो हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग एग्स। तो टोटल में से उसे माइनस करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एग्स आर 4217। वी हैव टू माइनस, इसको हम इधर डिवीजन लगाएंगे कितने बॉक्सेस यूज हो रहे हैं, तो 4217 डिवाइड बाय 36। अब इसका आंसर तो जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया ये डेसिमल में आएगा, लेकिन हमने उन्हीं बॉक्सेस को यूज़ करना है जो टोटली यूटिलाइज हुए हैं। तो यहाँ पर हम सीलिंग का अपोजिट करेंगे कि फ्लोर वैल्यू, तो वी यूज फ्लोर, और ये हमें बता रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ 117 जैसे कि ऊपर हमारे पास आ रहा है। लेकिन चूँकि हमें नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स चाहिए, तो इन नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट विल बी, एक बॉक्स के अंदर कितने एग्स आते हैं, दैट आर 36, इसको हम अगेन 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अलहदा रखना है तो यू कैन यूज़ ब्रैकेट। तो अब ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। बेशक आप इसकी थोड़ा सा फॉर्मूलेशन में टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो राउंड ऑफ फंक्शंस हैं उनका इस्तेमाल बता रहा हूँ कि भाई रिमेनिंग एग्स जो हैं वो हमारे पास 5 बचेंगे, यानी कि ऊपर जो है 5 के लिहाज से उनके लिए हमें एक पूरा का पूरा ट्रे या बॉक्स यूज़ करना पड़ रहा था। तो दैट्स इट। आप इसके अलावा भी दूसरी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, और अगर आपको कोई इनकाउंटर हो यानी प्रॉब्लम इसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आप फील फ्री टू डिस्कस विद मी, आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैटलैब के बेसिक फंडामेंटल्स में से वो एक है। लेकिन इससे पहले कि हम उसे स्टार्ट करें, मैं आपको एक एज ए एक्सरसाइज एक क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज़ कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन दिस वैल्यू विच इज़ 1.497875432। ओके जी, आपने इसके ऊपर कॉस की वैल्यू निकालनी है, साइन की, टैन की, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक एंड वाइस वर्सा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक तरीका क्या होगा, यू हैव टू राइट साइन and write the value 1.497875432 and bracket close and answer
अब सिमिलरली यू कैन यूज़ कॉस और फिर हम इसके ऊपर सारा पैटर्न लिखें 1.49787543 and then we have to write 10. अब the one thing is कि मैं हर दफ़ा मैनुअली लिख रहा हूँ 1.49787543 और मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉशन होना पड़ रहा है कि मैं कहीं पर कोई एक डेसिमल की गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि ह्यूमंस हैं, ह्यूमन से गलती हो सकती है। और इमेजिन कि अगर हमने 15 डेसिमल प्लेसेस तक की इनपुट देनी हो, ओके, तो व्हाट इज़ अ बेटर वेज, बजाय कि हम 10 दफ़ा ये एक एक वैल्यू लिखें और उसमें भी गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। एक बंदा जो है वो कहेगा कि भाई आपने लिखना है बस, आप यू कैन कॉपी इट बाय सिंपल कंट्रोल सी एंड साइन हाइपरबोलिक और कंट्रोल वी। ओके फाइन, ये एक शॉर्टकट है, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन आपने ये सिर्फ एक वैल्यू है और अगर हमने 3-4 वैल्यूज़ को करना हो, जैसे हमने tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला किया, तो वी हैव टू यूज़ अल्फा एंड बीटा। अब 2 वैल्यूज़ हैं तो उनको कैसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे? क्या हम खेलते रहेंगे ऊपर नीचे इस तरह अप एंड डाउन, जब हमारे पास कमांड विंडो में ज़्यादा कमांड आ जाएंगे? तो दिस इज़ नॉट अ गुड चॉइस, ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। और इमेजिन कि जब आप एक चीज़ याद रखें, जब आप मशीन में एक नंबर एंटर कर रहे हैं, दैट मीन वो उसकी मेमोरी में कहीं ना कहीं जा रहा है। जब एक चीज़ मशीन के अंदर एंटर हो गई हुई है तो यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन, आप उसे किसी तरीके से दोबारा रिट्रीव कर लें, उसको यूज़ कर लें। तो बजाय कि हम इन शॉर्टकट्स पे पढ़ें कॉपी पेस्ट वाला, या कोई कहेगा जी भाई आप कमांड ऊपर कर लें और इसमें जल्दी से जाके एडिटिंग कर लें, दैट इज़ कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एंड यू गेट द आंसर। फाइन, ये तरीके हैं, लेकिन ये जस्ट एक या दो कमांड्स को शॉर्टकट करने के लिए। व्हाट इफ कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन ही बहुत बड़ा हो, 10 नंबरों का एक्सप्रेशन है या 10 चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, देन ये काम इतना इजी नहीं होगा। यू मे ट्राई इट। तो जो मैंने पहले एक बात की है कि जो जब आप कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में कोई चीज़ नंबर एंटर कर रहे हैं तो यू शुड यूज़ इट, उसके लिए मैटलैब में सबसे बेस्ट वे। और ये हम एलिमेंट्री लेवल पे भी करते हैं, लेकिन हमसे अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, इसलिए हम इतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज रखी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हर एक को पता जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हर थोड़ा बहुत यूनिट्स की आप कन्वर्जन कर लें, लेकिन जितने भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखेंगे। वी विल ऑलवेज राइट जी फार्मूलाज के अंदर, हर जगह पर। सिमिलरली मैथमेटिक्स के अंदर जब आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हो तो यू नेवर राइट द वैल्यू ऑफ पाई, यू ऑलवेज राइट द सिंबल पी आई, या पाई का जो सिंबल होता है, क्योंकि ये एक कह लें कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगी, बार यूज़ होती है, इसलिए हम बजाय हर दफ़ा 3.14 लिखते रहें, इंस्टेड वी राइट पाई ओवर 6, पाई ओवर 9, पाई ओवर 7। इसमें मैंने अभी आपके सामने 10 पाई ओवर 7 ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एग्जांपल्स की हैं। तो हम यहाँ पर क्यों 3.1 जो भी इसकी वैल्यू है 3.14 एंड 16 क्यों नहीं लिख रहे? द रीज़न इज दिस कि एक चीज़ में बार यूज़ होना है तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल द डेसिमल वैल्यूज, आप उसे किसी एक चीज़ में असाइन कर दें, किसी एक जगह में उसमें स्टोर कर दें। तो एलिमेंट्री लेवल में हमने उसे दिमाग में स्टोर किया था कि जब भी जी की वैल्यू आएगी तो आपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है। या इसके अलावा बारहा जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आपके कैलकुलेटर में भी सेव होते हैं। तो मैटलैब भी आपको ये जो भी मेमोरी है उसको सेव करने का तरीका बताता है। व्हाट इज दिस कि वी कैन राइट द वैल्यू से एक्स, एक वेरिएबल है, कोई नाम दे लो भाई, कोई एक अल्फ़ाबेट दे लो, विच इज कॉल्ड वेरिएबल एक्स, एंड वी कैन राइट 1.49787543 अब ये मैंने एक दफ़ा लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ये किस में स्टोर होगी? एक्स में, यानी कि अब आप x लिखें या फिर 1.49787 लिखें, इट्स अप टू सेम। एंड देन चले अब हम लिखते हैं cos हाइपरबोलिक एंड x, क्योंकि इसका आंसर ऊपर मौजूद है। दिस इज 2.3479 एंड 2.3479, दिस इज द सेम। अब यहाँ पर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई x का आंसर तो आ रहा है 1.4979, हमने तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखी है, अब वो कहाँ पर गई? मैंने आपको बताया था मैटलैब जो है वो 15 डेसिमल प्लेसेस तक काम करता है। यही अगर आप
फॉर्मेट लॉन्ग लिखेंगे एंड देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखें सेम एज इट इज लिखा, बल्कि उसने बाकी जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनकी जगह पर 0 लगा दिया। तो ये जस्ट डिस्प्ले है। अगर आप उसे 4 डेसिमल प्लेस तक कहेंगे वो 4 तक आपको शो कर देगा, अगर आप उसे 15 कहेंगे 15 में कर देगा, आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में कहेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में कर देगा। तो बैक एंड पे हर नंबर जो है वो 15 डेसिमल प्लेसेस तक ही स्टोर होगा, वेदर आप उसे 1.1 ही क्यों ना लिखें। ठीक है, अब मैंने कहा x को सेव कर लिया, अब हम इसे 10 सिंपल जल्दी से, अब इतनी जल्दी भी नहीं कि हम 0 लगा दें, 10x sin x cos x whatever you can use। और देखें स्पीड भी तेज़ होगी, इंस्टेड कि हम उसे वर्डिंग को लिखें या कॉपी पेस्ट करें उसमें टाइम ज़ाया होता है। और जब आप कोडिंग करते हैं यू डोंट वांट टू यूज़ द कर्सर, क्योंकि फिर आपका कीपैड से हाथ साइड पे हो जाता है। तो इसलिए ये जो वेरिएबल्स हैं इनको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं हमारे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। अब एक्चुअली में सीन क्या हुआ, सीन जो है रफली ये हुआ है कि आपने वैल्यू लिखी, मैटलैब ने उसे एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी, और उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है इट इज़ कॉल्ड एक्स, और हमने नाम दे दिया वेरिएबल एक्स। अब ये पीछे स्टोर हो गया कि जब भी हमने कॉल करना है, यूज़ करना है 1.49787543 तो बजाय ये लिखने के हम उसे उसका जो नाम है वो एक्स पुकार लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे, और वो आगे उसे इजीली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और अगर आप राइट साइड पर वर्क स्पेस पे देखें तो यहाँ पर जैसे ही हमने एक्स लिखा था वेरिएबल यहाँ पर स्टोर हो गया, और अगर आप इस पर क्लिक करें तो एक वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी, दिस इज का वेरिएबल एडिटर, और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखिए 1.4979 एंड दैट्स इट। इसे आप क्लोज कर दें। तो द बेसिक थिंग आपको बता दिया कि मैटलैब जो है बड़ी वैल्यूज़ को, या जो सी भी वैल्यूज़ आप स्टोर करवाना चाहें तो उसका कोई ना कोई नाम लिखें, कोई उसे हम कहते हैं वेरिएबल एक्स वाई जी, जो भी ए बी सी डी आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैटलैब उसकी मेमोरी लोकेशन असाइन कर देगा। और जब भी आप उसे कॉल करेंगे मैटलैब बैकएंड पे जाएगा, वो एक्स वाले फोल्डर को ओपन करेगा और उसमें से उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लेगा। अब ये जो प्रोसेस था कि मैंने लिखा x एंड देन इक्वल एंड देन सम वैल्यूज, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। मैथ में तो ये सिंबल इक्वालिटी को चेक करने के लिए यूज होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो भी नंबर है उसको असाइन कर रहे हैं टू ए नेम, टू ए वेरिएबल। तो यहाँ पर जो इक्वल है वो यूज हो रहा है एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है कि जो भी इसके राइट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी जाती है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को ट्रांसफर करता है, असाइन करता है कि भाई ये आपके साथ अटैच हो गया। तो एक्स के अंदर अब ये नई वैल्यू, अब देखें यहाँ से हम चलो एक नई चीज़ भी सीख लेंगे कि पहले हमने वैल्यू स्टोर की हुई है एंड वी आर असाइनिंग अ न्यू वैल्यू टू द सेम वेरिएबल। तो अब क्या होगा, ओके जी मैंने असाइन किया, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी 7657464। और अगर आप राइट साइड पे वर्क स्पेस पे भी देखें तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू दे रहा है, और अगर आप इसे क्लिक करेंगे द सेम वैल्यू यू विल गेट। अब पुरानी वैल्यू कहाँ पर गई, तो पुरानी वैल्यू जो है वो अरेज होगी, क्योंकि जब हम कोई नई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं और अगर हमने उसे पहले ही डिफाइन किया हुआ है तो दैट मीन कि हम उसे पुरानी वैल्यू की जरूरत नहीं है, भाई इसे फिनिश करो नई वैल्यू यूज कर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। जबकि जो पाई है जैसे दिस वन है, दिस इज अ कांस्टेंट, आप इसको नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते वरना तो काम खराब हो जाएगा। तो जो वेरिएबल्स हैं यू कैन असाइन न्यू वैल्यूज, तो उसका बेसिक रूल जो कंप्यूटर के अंदर होता है कि प्रीवियस वैल्यू खत्म हो जाती है, न्यू वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो दिस वाज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें वेरिएबल्स की, वो मैंने आपको बता दिया। अब जब एक वैल्यू हमने डिफाइन कर ली है तो उस वेरिएबल को आप बाकी कहीं पर भी एक्सप्रेशन में बिल्ट इन फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि किसी नया वेरिएबल डिफाइन करने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब एक्स की वैल्यू स्टोर है तो वाई की वैल्यू भी डिफाइन हो जाएगी, आप उसे बिल्ट इन फंक्शन में यूज़ कर लें, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। चलें आप चूँकि वाई भी डिफाइन हो गया तो यू कैन मेक एन एक्सप्रेशन
ये आपके पास आंसर आ गया। बल्कि फॉर्मेट शॉर्ट ही कर लेते ताकि ज़रा वो फेमिलियराइज एक ही बंदा रहे। अब चूंकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें अंदर बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ हो रहे हैं, अरिथमेटिक्स भी यूज़ हो रही है जो हमने पढ़ा हुआ, और इसमें असाइनमेंट भी यूज़ हो रही है, तो इसका भी प्रेसिडेंस ऑर्डर होगा कोई ना कोई। अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ उसमें यह है कि बिल्ट इन फंक्शन का सबसे पहला प्रेसिडेंस है, दैन ब्रैकेट्स, दैन उसके पावर, दैन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड दैन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि इसने राइट साइड पर तमाम कैलकुलेशंस करके जो भी इसका आंसर है उसको असाइन करना है लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब इसका सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है इट इज़ द लीस्ट वन, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आता है। तमाम कैलकुलेशन जब हो जाएंगी तो जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो उसको लेफ्ट साइड पे असाइन कर देगा। तो ये थोड़ा हमने थ्योरेटिकल बात कर ली है ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएं साथ साथ। एंड दिस इज द आंसर। अब एक और बात भी है कि जब फॉर्मेट शॉर्ट लिखा है तो वाई देयर इज एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि जब हर फॉर्मेट जो है उसकी एक सर्टन लिमिट है, वो एक सर्टन वैल्यूज़ को हैंडल कर सकता है। मतलब फॉर्मेट शॉर्ट जो है एक रेंज की वैल्यूज़ को 4 डेसिमल प्लेस तक शो करेगा, लेकिन जब वैल्यूज़ उससे बढ़ जाएंगी तो फिर वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर मैं सिंपल आपको थोड़ी सी बता दूँ कि y की वैल्यू देखें, अगर आप 1.53149828 इट्स अ वेरी बिग नंबर, आप इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे लिख सकते हैं? अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में या सिंपल करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई बाउंड्री है आपके पास, जिसकी वजह से उस बाउंड्री के अंदर वो फॉर्मेट शॉर्ट के अंदर नहीं आ सका, तो उसने क्योंकि बड़े नंबर को शो तो करना है तो उसने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, और साथ मल्टीप्लिकेशन भी है, तो दैट मीन एक और बड़ा नंबर हो गया। तो इसलिए जब भी आपने जो डिस्प्ले फॉर्मेट्स पढ़े हुए हैं तो काइंडली से थोड़ा सा गूगल करें या मैटलैब के अंदर ही कर लें। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ी एग्जांपल बता दूँ, फॉर्मेट्स आपने किया एंड उधर ऑप्शंस आ रहे थे, लेकिन चलें यू हैव टू फाइंड द डिस्प्ले फॉर्मेट्स। हाँ, तो ये आपके पास मिल गया। तो आप इस पर क्लिक करें तो ये आ रहा है फॉर्मेट स्टाइल। आपको यहाँ पर एग्जांपल्स बताएंगे सारी, लॉन्ग फॉर्मेट क्या है, शॉर्ट फॉर्मेट क्या है, कॉम्पैक्ट क्या चीज़ है, और साथ साथ कहीं ना कहीं पर आपको उसकी लिमिट्स भी बताई होंगी। we have to find the limits, so this is it। ये पूरा आपके पास टेबल आ गया हुआ है, इसके मैंने वैल्यूज बताइए कि हर फॉर्मेट का स्टाइल क्या होगा। एक दो शायद हमसे स्किप हो गया तो वो भी आप देख लीजिएगा, मतलब हेक्साडेसिमल इतना बेसिकली यूज़ नहीं होता तो मैंने वो आपको नहीं बताया हुआ। एंड देन लाइन स्पेसिंग हो गया, टिप्स हो गई, तो आप उसे चेक कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ। तो क्या मज़ीद ज़रा वेरिएबल्स को डिग इन करते हैं, डीपली से देखते हैं ज़रा कि वी हैव डिफाइंड एक्स वाई जी, व्हाट इफ आई राइट कैपिटल Z, Z इज इक्वल टू 0.5। तो तब मैटलैब क्या करेगा, क्या वो Z की वैल्यू को चेंज कर देगा या कोई यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर देगा? तो यहाँ पर उसने कैपिटल Z को डिफाइन कर दिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि मैटलैब जो है वो केस सेंसिटिव है, उसके अंदर स्मॉल z और कैपिटल Z देयर आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। दैट मीन कैपिटल A इज इक्वल टू 1 एंड कैपिटल A स्मॉल a इज इक्वल टू 2, these are two different variables, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल a इज इक्वल टू 3, स्मॉल a एंड कैपिटल A इज इक्वल टू 4, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स बनेंगे। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है ज़्यादातर कि अगर आप कैपिटल भी यूज़ कर रहे हैं और स्मॉल भी यूज़ कर रहे हैं, आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कैपिटल कौन सा यूज़ किया है कौन सा स्मॉल, जब आप एक से 100 वेरिएबल या 80 वेरिएबल या 10 वेरिएबल को भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैटलैब में जो बिगिनर्स हैं उनकी आसानी के लिए हमने एक रूल बनाया हुआ है कि वट एवर आप वेरिएबल यूज़ करें ऑलवेज राइट द स्मॉल वेरिएबल।
ठीक है। जैसे ज़्यादातर हम वेरिएबल्स क्या लेते हैं x, y एंड z। ओके, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट देयर आर 4 वेरिएबल्स विद बिगर वैल्यूज और हमने उनको सम करना है या उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स से a इज इक्वल टू 5.8756 जो भी है 876543 and b is equal to 98706.564। अब एक चीज़ जो देखने में आ रही है दैट इज़ कि ए की वैल्यू को मैं खुद असाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैटलैब बार बार मुझे बता रहेगा भाई ए की वैल्यू ये है, बी को मैंने खुद पुट किया और बी की वैल्यू ये है। मेन तो हमें रिजल्ट चाहिए दैट इज़ द एवरेज ऑफ ए बी सी डी। तो अगर आप इस जो साथ ही रिजल्ट आता है वेरिएबल की वैल्यू जो बता रहा था, इससे आप अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हैं या आप मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैटलैब भी इसमें भी आपको सहूलत फराहम करता है। जैसे सी की वैल्यू है 5678.345। मैं नहीं चाहता कि ये मुझे आंसर शो हो लेकिन पीछे बैक एंड पे ये अपनी मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाए। तो व्हाट आई हैव टू डू इज पुट द सेमीकोलन। अब मुझे इसका कोई सी का आंसर शो नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो सी की वैल्यू डिफाइन होगी हुई है। सिमिलरली डी की वैल्यू को भी लिख लेते हैं 45.6 एंड सेमीकोलन, और मुझे डिस्प्ले शो नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद वैल्यू लिखी, इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द एवरेज। तो वी हैव टू राइट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओप्स, डी कैपिटल लिखा गया, ये गलती हो जाएगी। एंड देन डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवीजन का अरिथमेटिक प्रेसिडेंस ऑर्डर ज़्यादा है इसलिए हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी न्यूमिनेटर में। एंड देन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 एंड दिस इज आवर एवरेज। अब यही सारा अगर आप देखें तो ए बी सी डी ये 4 वेरिएबल्स इस तरह लिखे गए हैं, लेकिन अगर हमारे पास से 10 वेरिएबल्स हों तो फिर हमें थोड़ा सा बैक पर जाना पड़ेगा कमांड विंडो में। इसलिए बेस्ट ये है कि अगर एक ही लाइन के अंदर अगर हम कमांड लिख लें जो हमारा रिस्पेक्टिव क्वेश्चन है तो इट विल बी बेस्ट। अब वो कैसे हो सकता है? लेट्स से हम कोई वेरिएबल लिख लेते हैं m। तो m इज इक्वल टू 234 एंड 5 सेमीकोलन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका रिजल्ट शो हो। और अगली कमांड बजाय कि मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लिखूं, मैं उसे एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। लेट्स से n इज इक्वल टू 1000 फाइन। आगे आपने कुछ इसका ओ की वैल्यू लिख लेते हैं 9000 सेमीकोलन, ताकि इसका आंसर डिस्प्ले ना हो। अब मैं एक ही लाइन में कमांड्स लिख रहा हूँ और हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो दैट विल बी m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय o। अब चूंकि इसका मुझे रिजल्ट चाहिए तो मैं इसके बाद सेमीकोलन जो है वो पुट नहीं करूँगा। और ज़रूरी नहीं कि मुझे मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए, मैं इसके साथ बाकी एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, जैसे आई वांट एडिशन टू। तो फिर क्या करेंगे? अब जिसका आंसर भी चाहिए और हमने एक ही लाइन में लिखना, तो वी कैन पुट कॉमा। जिस तरह के आमतौर पर हम अपनी जो इंग्लिश राइटिंग है उसके अंदर अगर मल्टीपल चीज़ें लिखनी है तो वी कैन राइट कॉमास। तो इसके अंदर मैं लिख दूँ n प्लस o अगेन कॉमा सम एवरेज। चलें एवरेज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m प्लस n प्लस o। और देखें गलती से मैंने m कैपिटल लिख दिया है, तो यू हैव टू बी कॉशन, ये लिखते हुए गलतियाँ हो जाती हैं। डिवाइड बाय 3। तो मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं जो लिखे हैं दैट मीन हम एक नई मेमोरी को डिफाइन कर रहे हैं, इसको एलोकेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने वर्ड डिफाइनिंग यूज़ की है। और दैन उसके बाद मैंने 3 चीज़ें फाइंड आउट की हैं, मल्टीप्लिकेशन दैन एडिशन एंड दैन रेशो और एवरेज। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास पहली कमांड जो कि हमें डिस्प्ले चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया। द थर्ड इज़ एडिशन एंड फोर्थ जो है वो हमारे पास उसकी एवरेज चाहिए। और सेम चीज़ को आप बेटर वे में भी कर सकते हैं ताकि आपको ये टैली ना करना पड़े कि भाई पहली लाइन में क्या आ रहा था, दूसरी लाइन का क्या आंसर है। तो इस बस कि आप इसको नई वेरिएबल में डिफाइन कर दो, जैसे p इज इक्वल टू p फॉर प्रोडक्ट एंड s फॉर सम। बेशक आप उसे सम भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। हम इधर प्रोडक्ट लिख लेते हैं और इसको मैं नाम दे लेता हूँ एवरेज। अब ये काम क्या हो रहा है कि वी आर assigning some values to product, sum and average। और जब मैं इसे प्रेस एंटर करूंगा तो अब मेरे पास साथ उस वेरिएबल का नेम लिखा है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस, सम इज इक्वल टू दिस, एवरेज इज इक्वल टू दिस। तो ये काम मेरा और आसान हो गया। यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2 नई चीज़ें सीखी हमने।
एक ये कि अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को नहीं चाहते कि वो शो हो आपके सामने डिस्प्ले में, बैक एंड पे सारा काम होगा, जस्ट कि आपको डिस्प्ले शो नहीं होगा, कमांड विंडो में डिस्प्ले शो नहीं होगा, यू हैव टू पुट सेमी कॉलन ऑन आफ्टर इट। और अगर आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यू कमांड्स लिखना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ कॉमा और काम चल जाएगा। और अगर आप उसको कॉमा मल्टीपल कमांड्स भी यूज़ कर रहे हैं और साथ चाह भी रहे हैं कुछ कमांड्स के आगे डिस्प्ले ना आए तो फिर आप सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं, इट्स फाइन, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। अभी हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो रहा है और इट्स अ गुड थिंग। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो गए हैं और मैंने अपने छोटे मोटे सवाल कर लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कह लें इसका रश पड़ गया वर्क स्पेस में भी और कमांड विंडो में भी। कमांड विंडो का तो हमने पता है कि हम इसे क्लियर कर सकते हैं बाय यूजिंग CLC कमांड और ये सारा फिनिश हो जाएगा, लेकिन वर्क स्पेस में वेरिएबल्स मौजूद हैं और हो सकता है नेक्स्ट जो एग्जांपल्स उसके अंदर हमने दोबारा वो यूज़ करना, लेट्स से a इज इक्वल टू 20 एंड वी कैन राइट c इज इक्वल टू, या चलें b यूज़ कर लें, b इज इक्वल टू 35 and c is equal to 45 and then x is equal to 65। चलें एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आए हैं एंड वी आर राइटिंग द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट और फिर हमने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है एंड y is equal to 90। ओके जी, हमने इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, देन a plus b plus c plus x plus y and plus z and whole divided by 1 2 3 3 6 और that will be divided by 6। अब बेशक ये आंसर आया लेकिन ये आंसर तो आ रहा है e की पावर 13, यानी कि आपका जो डिजिट है विच इज़ वेरी ग्रेटर, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, जबकि नंबर्स हम पुट कर रहे हैं a b c d इस तरह। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बेशक हमने z को डिफाइन नहीं किया इधर, लेकिन बैक एंड पे वर्क स्पेस में z की वैल्यू मौजूद थी विच वाज 1.1727 e की पावर 14, यानी कि आपने 10 की पावर 14 से मल्टीप्लाई करना, जिसकी वजह से इतना बड़ा आंसर आया। तो बाज़ का ये होता है कि आप वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करते लेकिन वर्क स्पेस में मौजूद है और गलती से भी अगर आप वेरिएबल लिख दें तो आपके पास आंसर आएगा क्योंकि पीछे डिफाइन है, लेकिन एरर नहीं आएगा। इसलिए बेस्ट ये है कि जब भी आपका कोई शॉर्ट काम ख़त्म हो गया आप इधर वर्क स्पेस को फिनिश करें, वेरिएबल्स को क्लियर करें, विच कैन बी कि आप इधर से क्लियर वर्क स्पेस से जाके तमाम वेरिएबल्स को डिलीट कर दें, या फिर आप इधर कमांड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्लियर ऑल। अगर आपने स्पेसिफिक वेरिएबल्स डिलीट करना है, जैसे मैं z को ख़त्म करना चाहता हूँ तो आई विल राइट क्लियर z और जैसे मैं लिखूँगा स्मॉल z गायब हो जाएगा। अब अगर मैं दोबारा ऊपर वाली कमांड लिखता हूँ तो आई विल गेट द एरर जो कि मुझे आना चाहिए था कि अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल z, भाई z तो डिफाइन ही नहीं किया, ये गलती होगी आपसे। और अगर आप एक ही टाइम पे बजाय कि एक एक करके वेरिएबल को डिलीट करें, आप तमाम वेरिएबल को डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन राइट क्लियर ऑल, ठीक है। तो ये सारे का सारा फिनिश हो जाएगा। अब आप दोबारा कमांड लिखते हैं जब इट इज़ बेस्ट, अगेन चूँकि z जो है उसका एरर आ गया क्योंकि मैंने z डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन जो बाकी सारी कमांड है a b c d x y, अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये तमाम वेरिएबल डिफाइन हो गए हैं। तो इसका मतलब है जिधर एरर आएगा उस लाइन से पहले वाली जितनी भी लाइंस होंगी, इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूट हो गई हैं और उन्होंने अपना प्रोसेस जो भी था वो कर दिया। अब मैं आपको इधर वर्क स्पेस से जो माउस के ज़रिए इसे डिलीट करना सिखाता हूँ कि आप इस आपको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या इधर राइट क्लिक कर लें एक के ऊपर करके, तो वो कह रहा है कि आपने इसे डिलीट करना है, ओके फाइन। प्रॉम्प्ट मैसेज है कि आप करना चाह रहे हैं, ओके फाइन, ऐसा कर लें, ओके। या फिर आप वर्क स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करें और इसके अंदर आएगा सिलेक्ट ऑल, ये हमने सबको सिलेक्ट कर लिया और अब आप बेशक इसे डिलीट कर दें, लेकिन चूंकि ये टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मैं तो इसे क्या नाम है कमांड विंडो के जरिए कर देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दिस इज़ अ सेकेंड ऑप्शन। अब हम दोबारा चलते हैं कमांड की तरफ और यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो डिफाइन करते हैं, z इज इक्वल टू 70 एंड एवरेज, चलें इसका नाम दे लेते हैं नाउ। तो जैसे ही आप करेंगे इधर सेम एज तमाम वेरिएबल्स डिफाइन हो जाएंगे वर्क स्पेस में,
और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए, ऑलवेज राइट क्लियर ऑल, ताकि पहले वर्क स्पेस खत्म हो एंड देन CLC ताकि कमांड विंडो खत्म हो जाए। ये तो थोड़ी बहुत हमने कर लिया कि भाई वेरिएबल्स की फ़ायदे क्या हैं, उनके यूटिलाइजेशन क्या है, लेकिन आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली चलते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए रूल्स क्या हैं कि हर दफ़ा XYZ तो नहीं यूज़ होगा। तो वेरिएबल्स में बहुत का मुझे बड़े वर्ड्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो मुझे उनका जो सम है ग्रेड्स का, उसको मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ ग्रेड्स। तो क्या मैं उसे सम ऑफ ग्रेड्स लिख सकता हूँ विद स्पेस, और जबकि यहाँ पर देखें इसका कलर ही चेंज हो गया, ऑफ ग्रेड जो है पर्पल में आ रहा है, सम इज़ इन ब्लैक। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। तो मैटलैब में इसके जो रूल्स हैं दैट इज़ के सबसे पहले वेरिएबल्स जो है उसके अंदर आपके पास लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट लेटर्स XYZ डिजिट्स, उनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसके साथ, लेकिन स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। यू कैन ओनली यूज़ अंडरस्कोर। इनका जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना लें इन तीन चीज़ों का, लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। लेकिन व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन कि जो भी आपने वेरिएबल लिखना है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेटर। आप अंडरस्कोर से नहीं स्टार्ट कर सकते, आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपने वेरिएबल से स्टार्ट करना। बेशक राइट आफ्टर दैट आप जो मर्जी लिख लें इधर पीछे, और दिस इज इक्वल टू 3, वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे 1Z3 वेरिएबल डिफाइन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। आप बेशक उसने साथ डिड यू मीन भी कर दे। अंडरस्कोर लिखेंगे Z बेशक लिखने हैं 3, ये तो पहले ही रेड हुआ हुआ है, एरर आ जाएगा। अब कितने हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, अंडरस्कोर और डिजिट्स, और अंडरस्कोर बेशक 10 लगा लें, कोई मसला नहीं। ओप्स, कोई ना कोई वैल्यू तो जान करनी है, 23। लेकिन ये कितनी हद तक जा रहा है? तो मैक्सिमम जो लेंथ है वेरिएबल्स की दैट इज 63 कैरेक्टर्स, यानी कि 63 इसके अंदर या तो अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकती हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं सारे के सारे। लेकिन कितने तक? 63 कैरेक्टर्स तक। हर कैरेक्टर जो है, ये मैंने क्यों दबाया तो दिस इज़ अ 1 कैरेक्टर, मैंने अंडरस्कोर दबाया दिस इज़ अ 2nd कैरेक्टर, मैंने 3 दबाया दिस इज़ अ 3rd कैरेक्टर, एंड देन अदर वैल्यूज़। तो मैक्सिमम हद क्या है? आप जो है 63 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं। उसके बाद जो बिल्ट इन फंक्शन हमने लिखे हुए हैं, जैसे स्क्वायर रूट SQRT, आपने इसको अवॉइड करना है। कैसे? आप एज ए वेरिएबल नेम लिखें, ठीक है। SQRT 6 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन हो जाएगा, इससे मसला नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि जब आप इसी बिल्ट इन फंक्शन को दोबारा यूज़ करेंगे फिर ये मसला देगा कि भाई आपने तो इसको किसी और चीज़ के साथ वैल्यू के साथ डिज़ाइन कर दिया, तो अब ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं रहा, इट इज़ अ वेरिएबल। इसलिए बेस्ट ये है कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शन हैं उनके नाम को अवॉइड करें एज ए वेरिएबल लिखने के लिए। इट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस, और ये वाला एरर पता भी नहीं चलना। द रीज़न इज, जैसे ही आप लिखेंगे वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा, स्क्वायर रूट लिखा स्क्वायर रूट डिफाइन हो गया, लेकिन जब आप उसको स्क्वायर रूट की एक्चुअल वर्किंग के लिए यूज़ करेंगे तब मसला हो जाएगा, तब फिर एरर आ जाएगा। फिर वो उस जो SQRT बिल्ट इन फंक्शन है उसको एज ए वेरिएबल ही लेकर चलेगा, फिर उसके लिए खास उसके अंदर प्रॉपर्टीज को देखेगा। इस तरह आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे साइन, आप लिखते साइन इज इक्वल टू 6, लेकिन जब आप साइन की वैल्यू यूज़ करोगे π/2 या π/4, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर वो इस वेरिएबल को एज ए अरे लेकर कहेगा कि भाई इसका तो इंडेक्स ही नहीं आ रहा। ये इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट में देखेंगे चैप्टर्स में। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक। तो जितने भी आपने बिल्ट इन फंक्शन पढ़े हैं या आप मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, आप उसे हेल्प सेक्शन में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनको ये नाम आपने नहीं लिखने, एटलीस्ट इतनों का तो हमने पढ़ लिया, उसको तो नहीं लिखना। थर्ड जो है, जब आप कीवर्ड्स को लिखेंगे, जैसे जो पर्पल हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स, वो आप वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। जैसे फॉर लिखा था मैंने, इट इज़ अ ब्लू, तो फॉर इज इक्वल टू 3, this is error, incorrect use of assignment operator. To assign a value to a variable, use equal. To compare value for equality, use double equal. तो कह रहा है गलती से आप असाइनमेंट कर रहे हैं, शायद आपने उसे इक्वालिटी चेक करना, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। तो जितने भी
जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। देयर आर 20 कीवर्ड्स, कोई ज़्यादा नहीं है। यू कैन सर्च इट, यू कैन गूगल इट, आप उसे बुक से देखें। कुछ तो हमने यूज़ किए हैं, फॉर हो गया, इफ़ हो गया, वाइल, जितने भी बिलीव में हो जाते हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते और एरर भी आएगा एज़ कम्पेयर टू द बिल्ट इन फंक्शन नेम, जिसमें एरर नहीं आता लेकिन उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है। ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स? तो इस कीवर्ड आप कमांड लिखें एंड यू गेट द, गूगल करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, चलो मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक, केस, कैच, क्लास, डेफिनेशन, कंटिन्यू, एल्स, एल्स इफ, एंड, फॉर, फंक्शन, ग्लोबल, इफ, अदरवाइज, पैराफॉर, persistent, return, SPMD, switch, try and while। ये आपने कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं लिखना, लिखा जाएगा इन, लेकिन स्टिल अटैम्प्ट नहीं करनी, क्योंकि जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार बार इसमें एरर्स आए, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। या जब आप कोई, हो सकता है अगर आप एक से एज एक कोर्स पढ़ रहे हैं तो फिर आप पेपर में लिखेंगे तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट ज़ुबानी लिखवाया जाता है, नॉट ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच, तो फिर उसमें आपको एरर का पता नहीं चलेगा। दीज आर द थिंग्स अबाउट वेरिएबल्स। और अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जिस तरह हम स्केलर्स को यूज़ किया उसी तरह हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर इनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।